हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कंप्लीट कर ली थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और आई होप आपने उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा और अब आप एमओटी के अंदर कंफर्टेबल हो गए होंगे। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास कहा था, हम अब इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एक लास्ट मतलब पार्ट 1 के लास्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं, दैट इज योर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। नाम से पता लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर, यानी जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंट टाइप के फोर्सेस काम करते हैं उन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से जानते हैं। ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनके टाइप्स आपको देखने हैं, उनकी डिपेंडेंसी देखनी है और उनका कंपैरिजन आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आओ शुरू करते हैं विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक जनरल मिसकंसेप्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को लोग सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस के नाम से ही जान लेते हैं। ऐसा नहीं है ना। अभी आप एक बहुत अच्छी सी रियलिटी सीखने वाले हो। खैर, आपने अगर नाम नहीं सुना है तो आपके लिए बिल्कुल फ्रेश चीज है, पर आप देखोगे कई जगह पर लोग ये गलती कर लेते हैं, इसलिए इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सबसे पहली चीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ये जो आपका सब्सटेंस है, ये सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस कुछ भी हो सकता है। तो सॉलिड फॉर्म में देखो, चाहे लिक्विड फॉर्म में देखो, चाहे गैसियस फॉर्म में देखो, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस काम करते हैं उनको हम किनके नाम से जानते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैं अब इनको आईएमएफ बोला करूंगा, आईएमएफ्स डज नॉट इंक्लूड आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कभी कभी लोग ये ऑल्दो है लल्लू सी गलती पर कर देते हैं। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड तो एक मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। वो अट्रैक्शन फोर्स है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को बांध के रखता है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। तो गलती से भी आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंपेयर करते टाइम आयनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड को कंपेयर मत करना, जरूरत नहीं है। समझ गए बात को? तीसरी चीज और देखें, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ये एक मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं एज कंपेयर टू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को ये बॉन्ड इंपैक्ट करते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इनको कौन अफेक्ट करते हैं? आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अफेक्ट करते हैं। ये चीज आप और ऐड कर दें यहां पर कि दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस affect the structural properties and physical properties of a substance। ठीक, इन जनरल अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट्स या फिर अगर आप बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर करोगे तो वो क्या होते हैं? इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, भाई देखो जब भी मेल्टिंग होगी, बॉइलिंग होगी, क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होगा। तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो सेपरेशन के लिए एनर्जी सप्लाई भी क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा। और अगर फोर्सेस कम है तो सेपरेशन के लिए आपको एनर्जी सप्लाई क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक सा फंडा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर आप सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हैं। सही है। चलिए, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात चली है तो ऑब्वियसली हमें देखना होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक यहां पर कवर करने जा रहे हैं दैट इज टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो टोटल 5 टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। इनमें जो सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसे हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल इंटरैक्शन। देखिए क्या होता है आयन डाइपोल इंटरैक्शन, इसके नाम से पता लग रहा है। यहां पर एक आयन होगा और साथ में क्या होगा? एक डाइपोल होगा। तो इस तरह का फोर्स कौन से मॉलिक्यूल्स के या किस स्पीसीज के बीच में एग्जिस्ट करेगा? सो दिस टाइप ऑफ फोर्स या सिंपल आप इंटरैक्शन बोलें,
इंटरेक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन, बताओ किस किस के बीच में एग्जिस्ट करेगा, एन आयन एंड किसके बीच में, डाइपोल। डाइपोल किसके अंदर होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक, तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को आप इस अट्रैक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं NaCl इन वाटर, तो ये आप सभी जानते हैं कि NaCl पानी में जाता है और किसकी फॉर्म में ब्रेक होता है, Na+ और Cl- की फॉर्म में। तो यहां आपके पास एक आयन है वाटर, वाटर जो कि आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है HOH, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ये हम लोग सीख चुके हैं। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप देखें ये जो आपका पॉजिटिव आयन है ये क्या करेगा, इसका पॉजिटिव एंड वाटर के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो इस Na+ आयन को यहां से क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करना शुरू करेंगे, जिसमें वाटर का नेगेटिव एंड किसकी तरफ होगा, सोडियम की तरफ, और पॉजिटिव एंड इससे दूर होगा। ऐसे ही दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, यहां नेगेटिव एंड होगा, यहां पॉजिटिव एंड होगा, यहां पॉजिटिव एंड होगा, और जितना हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल्स इस Na+ आयन को चारों तरफ से क्या करना शुरू कर देंगे, सराउंड करना शुरू कर देंगे, और इस तरह से ये एक एक्वस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर इस सोडियम एटम, सोडियम आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन काम कर रहा है उस इंटरेक्शन को हम कौन सा इंटरेक्शन बोल रहे हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोल रहे हैं। बोला आपको ये बात समझ में आ रही है। चलिए एक चीज तो हमें समझ में आई कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। दूसरा आप देखें ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल Na+ को चारों तरफ से सराउंड कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। इसको हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा था। ठीक, कि हाइड्रेशन क्या होता है, तो एक आयन को जब चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। सेम ऐसा ही हाइड्रेशन क्या होगा, Cl- का भी होगा। इस केस में क्या होगा, वाटर का नेगेटिव पॉजिटिव एंड Cl की तरफ आएगा, यानी HOH, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर से HOH, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से आएगा HOH, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये आएगा HOH, ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड पॉजिटिव, और ये वाला एंड नेगेटिव। इस तरह से Cl- को भी चारों तरफ से क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, और इसको भी हम हाइड्रेशन ही बोलेंगे। बस ये हाइड्रेशन ऑफ कैटायन है और ये हाइड्रेशन ऑफ एनायन है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी, देखें क्योंकि यहां पर आयन वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, जहां पर भी अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आप यहां पर पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल, energy is released, which is called हाइड्रेशन एनर्जी। पूरा लिख लेते चलो, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। एक चीज और दूसरा, हाइड्रेशन में पढ़ भी चुके हैं हम, तो हाइड्रेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। आयन के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा, साइज जितना कम होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी वाला फंडा है ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से होता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड करेगी कि हाइड्रेशन कितना हो रहा है, और हाइड्रेशन कितना हो रहा है वो डिपेंड करेगा चार्ज अपॉन साइज के रेशियो पर। तो ध्यान दें, अगर मैं कैटायन और एनायन में कंपेयर करूं तो कैटायन का हाइड्रेशन ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा एज कंपेयर टू एनायन, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। छोटे साइज में +1 चार्ज, या बड़े साइज में 1 यूनिट का चार्ज, या छोटे यूनिट में छोटे साइज में 1 यूनिट का चार्ज, या बड़े साइज में 1 यूनिट का चार्ज। तो यहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो यहां पर हाइड्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए ध्यान रखना कि हाइड्रेशन ऑफ कैटायन इज मोर सिग्निफिकेंट। ऐसा नहीं है एनायन का नहीं होता है,
लेकिन आप जनरली जहां पर भी देखोगे कैटायन का हाइड्रेशन आप ज्यादा डिस्कस करोगे ड्यू टू इट्स हाई चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो ये तो हुआ आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है, अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां पर आर क्या है, आर इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब इस Na+ और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी आपसे कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर होता है। समझ में आई बात। चलिए कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ फोर्स के ऊपर। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ फोर्स के ऊपर। देखिए अगला टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है, उसको हम बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, चाहे क्या आप करेक्शन करें, ये 1/r नहीं होगा, सॉरी r² होगा। 1/r तो आयनिक बॉन्ड के लिए होता है, तो सब करेक्ट कर लेना, ये 1/r² होगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने हम सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स के ऊपर, जिससे हम किस नाम से जानते हैं, इट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। अब देखें, आप टाइप से या फिर नाम से पता कर सकते हो कि इस तरह का फोर्स किस किस के बीच में एग्जिस्ट करेगा। देखें ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा एक आयन, ये आयन कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, मान लो एनायन है। ठीक, और साथ में क्या होगा, आपके पास एक मॉलिक्यूल होगा विच विल बी नॉन पोलर, जिसके अंदर कोई डाइपोल नहीं होता है। अब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों आपस में पास में आएंगे, क्लोज आएंगे, इंटरैक्ट करेंगे, क्या होगा, इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो ये जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके नेगेटिव चार्ज के इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, देखो ये एनायन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करवाएगा। शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सेस में इस तरफ होगा और इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की थोड़ी कमी हो जाएगी। तो देखो यहां पर जनरेट हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पर जनरेट हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसमें दो एंड जनरेट हो गए, एक पॉजिटिव एंड, एक नेगेटिव एंड, और ये मॉलिक्यूल अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह के डाइपोल को हम कौन सा डाइपोल बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। इस आयन ने क्या किया, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक डाइपोल जनरेट कर दिया, इंड्यूस कर दिया, इसलिए इस फोर्स का नाम है क्या, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो आप चाहे तो ये ऐड भी कर सकते हैं, कभी आप रिवाइज करें इसके लिए, तो डायग्राम बनाना शुरू करें और यहां पे ऐड करें, ड्यू टू द रिपल्शन by the anion, the electron cloud shifts to right and a dipole is induced in the non-polar molecule. ठीक है, तो कोई भी आपके पास एक आयन और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल किस फोर्स से इंटरैक्ट करेंगे, इसी फोर्स से इंटरैक्ट करेंगे, इंटरैक्शन बिटवीन एन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो वो हमेशा इसी फोर्स से इंटरैक्ट करेंगे। और ध्यान दें इस फोर्स का एक स्पेशल नाम है, इस फोर्स को हम डिबाई फोर्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डिबाई फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका डिबाई फोर्स है, ये डिबाई फोर्स देखो, पिछला फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था, 1/r² पे, ये डिपेंड करता है 1/r⁴ पे। हाँ जी, ये चीज आपको याद रखनी होगी, याद मैं भी करवा दूंगा, अभी तो आप साथ साथ लिखते हुए चलो। तो
तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको आप डिबाई फोर्स के नाम से भी जानते हो, दोनों से कुछ भी आपसे बोल सकता है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की फोर्थ पावर के इनवर्सली वेरी करता है। यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगी, एकदम से फोर्स क्या होगा उतना ही ज्यादा। अगर डिस्टेंस हाफ हुई तो देखो आप फोर्स क्या होगा 16 टाइम्स बढ़ता जाएगा। तो राइज बहुत तेज होता है। समझ गए इस चीज को? तो अभी तक आपने दो फोर्स पढ़े, कौन कौन से? एक तो आपने पढ़ा आयन डाइपोल और एक आपने पढ़ा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसे आप डिबाई फोर्स भी बोल रहे हो। ध्यान दे मेरी बात पे, इसको याद रखना। दीज आर नॉट वेंडरवॉल फोर्सेस। आपने वेंडरवॉल फोर्सेस का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस वेंडरवॉल फोर्स की कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं होते हैं। अब हम तीन और फोर्स पढ़ने वाले हैं, वो तीनों वेंडरवॉल फोर्स की कैटेगरी के अंदर काउंट होते हैं, लेकिन ये फोर्स और इससे पहले वाला आयन डाइपोल फोर्स वेंडरवॉल फोर्स की कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं होता है। याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिबाई फोर्स और आयन डाइपोल फोर्स वेंडरवॉल फोर्स की कैटेगरी में काउंट नहीं होता है। फिर देखो जो अपना अगला टाइप का फोर्स है, अब आपके सारे फोर्सेस वंडरवॉल फोर्सेस हैं। नाउ वो मैं एक साथ लिख दूंगा बाद में फिर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो नाम से पता लग रहा है यहां पर दो डाइपोल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा। और डाइपोल मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स आ गए? पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये फोर्स जो एग्जिस्ट करता है, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, this type of interaction exists between two polar molecules। ठीक है, इस फोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं कीसम फोर्स। क्या बोलते हैं? कीसम फोर्स के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा दिख रहा है आपको? डाइपोल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, लेट्स से वाटर H2O और SO2, ये भी कैसा है? पोलर, डाइपोल बनाएगा। ये भी कैसा है? पोलर। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ये चीज अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे वहां पर भी इसी टाइप को देखोगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसी टाइप का एक फोर्स होता है, लेकिन वो इससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। खैर हम जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जहां पर एक डाइपोल होगा परमानेंट डाइपोल नेगेटिव पॉजिटिव, और एक और डाइपोल होगा वो भी परमानेंट डाइपोल होगा नेगेटिव पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा उसी फोर्स को हम किसके नाम से जानते हैं? कीसम फोर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कीसम फोर्स के नाम से। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो आपका कीसम फोर्स है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। हाँ जी, थर्ड पावर ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ ये वेरी करता है। ये इंपॉर्टेंट है। खैर ये रिलेशन तो मैं आपको याद करवा दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। बट अभी आप लिखें थर्ड टाइप का फोर्स जो कि वेंडरवॉल फोर्स की कैटेगरी के अंदर काउंट होता है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ऐसे ही अपना फोर्थ टाइप का फोर्स आएगा इसमें। देखिए अब डाइपोल डाइपोल पढ़ लिया, तो अगला आएगा डाइपोल डाइपोल है पोलर पोलर के बीच में। अगर आपको पोलर और नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्ट करवाना है तो उसके लिए आपका अगला फोर्स आता है जिसे हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन याद है? अभी आपने आयन इंड्यूस्ड डाइपोल पढ़ा था। हाँ, वहां पर एक आयन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज को इंड्यूस कर रहा था। यहां पर एक डाइपोल क्या करेगा? दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज को इंड्यूस करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखें यहां पर क्या होगा, आपके पास एक तो होगा परमानेंट डाइपोल माइनस प्लस, यानी पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इसके पास में आ गया एक क्या? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब क्या होगा? फिर से देखो, ये जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी। अब क्या है? इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो शिफ्टिंग किस तरफ होगी? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट होंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगे, ये पिक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी कि आपका एक डाइपोल, ठीक, और अब यहां पर क्या हो चुका होगा? एक डाइपोल इंड्यूस हो चुका होगा।
इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरफ पॉजिटिव। अब इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उसे हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। एक चीज तो ये क्या हुआ, तो पहले हम लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ इंटरएक्शन बताओ किस किस के बीच में एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट बिटवीन what? A polar and non-polar molecule। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से हम स्पीसी लिखें। देखो मॉलिक्यूल लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मॉलिक्यूल्स को ही काउंट करो, एटम्स को भी काउंट कर सकते हैं। बेसिकली स्पीसीज हैं, बोलने के लिए मॉलिक्यूल, बाकी स्पीसीज होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इस फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? सॉल्युबिलिटी of noble gases in water can be explained by this interaction। आप देख, एक नोबल गैस का जो एक मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होता है? नॉन पोलर। हीलियम, नियॉन, जिनॉन, आप एग्जांपल ले सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये सब नॉन पोलर है। तो जब ये वाटर में आप इन्हें ऐड करोगे तो वाटर क्या करेगा? इनके ऊपर एक थोड़े टाइम का क्या करेगा? एक डाइपोल जनरेट करेगा, जैसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। अब यहां पे चार्ज आ गया, डाइपोल इंड्यूस हो चुका है। अब इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन, और नोबल गैसेस की वाटर के अंदर थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी होगी। तो आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस आप इसी फोर्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो आप ना नाम से याद रखो, आप एग्जाम्पल से याद रखो। हीलियम और वाटर, एक हीलियम नॉन पोलर है, वाटर पोलर है। पोलर और नॉन पोलर कैसे इंटरेक्ट करेंगे? जब पोलर नॉन पोलर के अंदर क्या इंड्यूस कर देगा? चार्ज इंड्यूस कर देगा। तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, चलिए ये आप सॉल्युबिलिटी आइए तो देखो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी देखो। जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है? सबसे कम होती है हीलियम की, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, और फिर आपके पास कौन आएगी? ज़ेनॉन। हाँ, रीजन फॉर दिस ऑर्डर, रीजन बहुत आसान है। देखें हीलियम साइज में क्या होगा? छोटा, जबकि ज़ेनॉन साइज में क्या होगा? बड़ा। ठीक है, वाटर के एक मॉलिक्यूल को मान लो, वाटर का मॉलिक्यूल है नेगेटिव पॉजिटिव एंड, ये भी वाटर का ही मॉलिक्यूल है नेगेटिव पॉजिटिव एंड। वाटर के मॉलिक्यूल को एक तो हीलियम में चार्ज इंड्यूस करना है और एक ज़ेनॉन में चार्ज इंड्यूस करना है। बताओ चार्ज का इंडक्शन कहां पर ज्यादा इजी होगा? नहीं बता सकते। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है, ये इस हीलियम का न्यूक्लियस है और ये इसके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखो क्योंकि छोटा साइज है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो जब ये एटम इसके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खींचना शुरू करेगा, इस चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो देखो यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से उधर जाने नहीं देगा। जबकि यहां पर आप देखो ये ज़ेनॉन का न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि साइज बड़ा है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? रिलेटिवली कम। इसका मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बड़ी आसानी से क्या कर सकता है? पोलराइज कर सकता है। इसका मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूल का या एटम का, पोलराइजेशन उतना ही आसान होता जाएगा, उतनी ही आसानी से इसके अंदर डाइपोल जनरेट होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपके पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो आप ध्यान रखना, मैं यहां पे रीजन लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू लार्ज साइज द पोलराइजेशन of electron cloud is much easier and dipole is easily induced। और जितनी आसानी से आपका डाइपोल इंड्यूस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा। समझ में आ गई बात आपको? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और एक आखिरी चीज, ये जो आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है, दिस वेरीज विद
1/r⁶। हाँ जी, कौन सी पावर के साथ वेरी करता है? 6th पावर के साथ वेरी करता है। ये भी एक वंडरवॉल फोर्स ही है। तो देखो, दो वंडरवॉल फोर्स पढ़ लिया आपने, एक डाइपोल डाइपोल, एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब एक और वंडरवॉल फोर्स बचा हुआ है जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं कि अपना अगला फोर्स क्या होता है और कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं। फिर देखें अपना अगला और आखिरी टाइप ऑफ फोर्स जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। कौन सा इंटरैक्शन है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, इस फोर्स के दो नाम और होते हैं। इसे आप लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हो। ऐसा नहीं कि फोर्स लंदन में बना था, नहीं नहीं, साइंटिस्ट का नाम था, उसका सरनेम लंदन था तो उसी के नाम से लंदन फोर्स रख दिया गया। और इसको आप डिस्पर्जन फोर्स के नाम से भी जानते हो। कोई आप सोचोगे ये फोर्स लंदन में लगता है, आप लंदन पहुंच जाओ, है ना। खैर चलिए, किसके बीच में लगता है? ये लगता है दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एक बड़ा ही डिफरेंट टाइप का फोर्स है और बड़ी अनयूजुअल सी इसकी मैकेनिज्म होती है होने की, लेकिन ये पाया जाता है। आप देखें, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लाइक आप ही देख लो, हाइड्रोजन ही है, ठीक है, तो हाइड्रोजन नॉन पोलर होता है। तो अगर ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? ना तो ये पोलर है ना ये पोलर है, तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं। अब अगर इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है तो हाइड्रोजन हमेशा गैस फॉर्म में ही मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन आप जानते हो लिक्विड हाइड्रोजन मिलती है, एज अ फ्यूल काम में आती है रॉकेट्स के अंदर। इसका मतलब हाइड्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट तो हो रही है, और हाइड्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट तभी होगी जब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या करेंगे? अट्रैक्शन फोर्सेस काम करेंगे। तो उसके अंदर काम करते हैं इस तरह के फोर्स। ध्यान दें, पहले तो दो पॉइंट लिखवा दूं मैं आपको इसके बारे में कि दिस टाइप ऑफ इंटरएक्शन exist between non-polar molecules या non-polar species। ठीक है, तो non-polar species के बीच में क्या होता है? इस तरह का फोर्स काम करता है। अब यहां पर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। ये मान लो आपका एक मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर है, ये एक और मॉलिक्यूल है वो भी नॉन पोलर है, ठीक है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, दोनों के ऊपर चार्ज तो कोई है ही नहीं। अब क्या होता है, हर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। कौन सा क्लाउड होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है? ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये घूमता घूमता इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या हो, अभी तो क्या है, सिमेट्री है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है उतना इलेक्ट्रॉन उधर है, जितना इधर है उतना इधर है। लेकिन क्या हो, एकदम से इनके अंदर एक असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? देखो, मान लो इस मॉलिक्यूल के अंदर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ शिफ्ट हो गए एक मोमेंट के लिए, और थोड़े से इलेक्ट्रॉन ही इधर बचे। तो हम इसको बोलते हैं मोमेंटरली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोमेंट पर ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब क्या होगा, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इससे क्या होगा, इस मॉलिक्यूल पर एक मोमेंट के लिए एक डाइपोल जनरेट होगा। इस डाइपोल को हम बोलते हैं instantaneous dipole. So an instantaneous dipole is generated on the non-polar species। ठीक है, इतना लिख दो, जनरेटेड, ठीक है, कचरा हो जाएगा भी मतलब में। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की मोमेंटल शिफ्टिंग हुई, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ, एक
इंस्टेंटेनियस डाइपोल जनरेट हो। अब ये डाइपोल क्या करेगा, ये डाइपोल अगले मॉलिक्यूल के ऊपर भी शिफ्टिंग करवाएगा। इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इधर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो इसके डाइपोल की वजह से, इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से क्या होगा, इस दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और ये बन जाएगा एक इंड्यूस्ड डाइपोल। अब देखो दोनों के बीच में क्या कर सकता है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर सकता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। समझ रहे हैं नाम को। अब ये हो गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में जो डाइपोल इंड्यूस हुआ उसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा उसी फोर्स को हम बोलते हैं ये फोर्स, या फिर आप इसे लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स के नाम से जान सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज आप यहां पर एक चीज और ऐड कर दें कि फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड हीलियम और लिक्विड CO2, सॉलिड CO2, उन सबको आप इसी से एक्सप्लेन कर सकते हो। कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। सही है। और तीसरी चीज, ये जो आपका लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स है, ये भी R की 6th पावर के साथ वेरी करता है। तो इससे पहले वाला कौन था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और अब कौन है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये 3, 4th और 5th तीनों के तीनों वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, और ये वाला फोर्स आपका कौन सी पावर के साथ वेरी करता है, R⁶ 6th पावर के साथ वेरी करता है। तो ये आपके टोटल 5 टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिनमें से 2 नॉन वेंडरवॉल हैं और बाकी के 3 आपके क्या हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस हैं। ऑब्वियसली आपने इनके नाम पढ़ लिए, ये देख लिए कि क्या होते हैं, तो अब हम इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा और सबसे वीक कौन होगा। तो आओ कंपेयर करते हैं कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा और सबसे वीक कौन होगा। बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत आसान है। आपने बहुत सारे फोर्स पढ़ लिए, तो आप शुरू करें। एक तो मैं आपको बताऊं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ऑल्दो आयनिक बॉन्ड मैं आपको पहले बोल चुका हूं, दिस इज नॉट एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेकिन हम साथ में क्या करेंगे ना, डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे, इसलिए मैंने लिखा है। तो आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद आपने नाम पढ़े कौन कौन से, आयन डाइपोल पढ़ा, एक आपने पढ़ा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये तो आपके नॉन वंडरवॉल फोर्सेस थे। फिर आपने पढ़ा डाइपोल डाइपोल, फिर आपने पढ़ा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और लास्ट में आपने पढ़ा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल पढ़ा। अब आप इनको कंपेयर करना चाहते हो तो बहुत आसान सी बात है। आप देखो आयन पे प्योर चार्ज होता है और डाइपोल पे प्योर चार्ज। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फोर्स कहां काम करेगा, जहां पे प्योर चार्जेस होंगे। तो देखो प्योर चार्जेस 2 जगह पर है, एक आयन डाइपोल और एक डाइपोल डाइपोल है, बाकी जगह तो इंड्यूस्ड चार्जेस है। सही है। अब आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल में भी ज्यादा चार्ज किस पर होगा भाई, देखो डाइपोल तो ऐसा होगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, 100% चार्ज तो उसके ऊपर होगा नहीं। हमने देख लिया डाइपोल मोमेंट, उसमें हम देखते थे कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता था। तो अगर मैं इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करूं तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होगा, आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, क्योंकि उसमें प्योर चार्ज है। बताओ आयन डाइपोल के बाद किसका नंबर आएगा, नहीं, आयन इंड्यूस का नहीं आएगा। आयन इंड्यूस वाला तो रिलेटिवली कम होता है, फिर नंबर आएगा आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। कौन से का, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। उसके बाद नंबर आएगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का। सही है। उसके बाद फिर आएगा आपके पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे लास्ट में कौन आएगा आपका, जी हां, सबसे लास्ट में आएगा अपना लंडन फोर्स, या फिर आप इसे बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। सही है। तो इस तरह से आप इन सारे फोर्सेस को कंपेयर कर सकते हैं, इनमें सबसे स्ट्रांग कौन होगा
और इनमें सबसे वीक कौन होगा, बोलो कर सकते हैं। एक और चीज आर का रिलेशन, तो देखें आयनिक बॉन्ड तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है K Q1 Q2 अपॉन R, ये तो 1 अपॉन R पे डिपेंड करता है। इसके बाद ये आपका डिपेंड करता है R स्क्वायर पर, ये डिपेंड करेगा R क्यूब पर, ये डिपेंड करेगा R टू द पावर 4 पर, ये डिपेंड करता है R6 और ये भी डिपेंड करता है R6। याद रखना बहुत आसान है, आपको सिर्फ अगर आपने मैंने इसीलिए इस ऑर्डर में अरेंज किया, अगर आपने इस ऑर्डर में अरेंज कर दिया है तो आपको गिनती गिननी है 1 2 3 4 6 6, 5 नहीं आता है, 5 की जगह भी क्या आएगा 6, 1 अपॉन R 1 2 3 4 5 नहीं है 6 6, तो 1 2 3 4 6 6। इस तरीके से ट्रिक बनाकर आप अलग अलग फोर्सेस की क्या कर सकते हो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंस की बात कर सकते हो। कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो ये आप कॉपी करें, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको बताया कि आपके पास 5 तरह के फोर्सेस हैं, जिनमें से 2 नॉन वेंडरवॉल हैं और बाकी सारे क्या हैं आपके, सॉरी ये 2 नॉन वेंडरवॉल हैं और बाकी सारे क्या हैं आपके वेंडरवॉल फोर्सेस हैं। तो ये नॉन वेंडरवॉल है, ये वेंडरवॉल है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये तो हमने देखा कि वेंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं और इसे कॉपी कर लो। फिर हम ये देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर वेंडरवॉल फोर्सेस को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वेंडरवॉल फोर्सेस काम करते हैं उनकी स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर करें। उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करके फिर हम उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, इन सब चीजों को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेंडरवॉल फोर्सेस, देखिए अगर आप नॉर्मल तरीके से देखोगे या नॉर्मल कई जगह बुक्स में आपको लिखा मिलेगा कि वेंडरवॉल फोर्स जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वेंडरवॉल फोर्स मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। किसी भी स्पीसी के लिए अगर आप देखें तो जो आपके वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं दीज आर प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो किसी भी स्पीसी के लिए जो वेंडरवॉल फोर्स होता है वो उसके मॉलिक्यूलर साइज या फिर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा वेंडरवॉल फोर्स भी क्या होगा उतना ही ज्यादा। रीजन क्या है, बहुत ही आसान सी बात है। देखो ये एक मॉलिक्यूल है जो साइज में रिलेटिवली छोटा है, ये एक मॉलिक्यूल है जो साइज में रिलेटिवली क्या है, बड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने देखा भी अभी कि ये जो वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, जो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, उन सब के अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल को इंड्यूस कर रहा है, मतलब वहां पर चार्ज का पोलराइजेशन हो रहा है। ये हमने नोबल गैस वाले केस में भी डिस्कस किया था कि छोटा साइज अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन क्या होगा, कम। ठीक, यहां पर बड़ा साइज है तो इस मॉलिक्यूल को आसानी से पोलराइज किया जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक डायरेक्शन में आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है, जो कि इस मॉलिक्यूल में नहीं किया जा सकता है। तो जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा वेंडरवॉल फोर्सेस भी क्या होंगे आपके उतने ही ज्यादा होंगे। तो आप ध्यान रखना, ड्यू टू बिगर साइज, ये आप लिख भी सकते हैं यहां पर, ड्यू टू बिगर साइज पोलराइजेशन of electron cloud is more easy, increasing the van der Waals forces। ठीक, इसलिए मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा आपका van der Waals फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी बेसिकली मॉलिक्यूलर साइज बोल लो, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बोल लो या फिर आप सरफेस एरिया बोल लो, उसके ऊपर आपके van der Waals फोर्सेस डिपेंड करते हैं। अब मास का क्या फंडा है, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि भाई मास के साथ साथ जैसे से साइज बढ़ रहा है, इन जनरल जैसे साइज बढ़ेगा वैसे से मॉलिक्यूल का मास भी क्या होता है, बढ़ता है। दिख रहा है आपको, दो मॉलिक्यूल है, तो ये बड़ा मॉलिक्यूल है वो जनरली, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, जनरली क्या होगा, मास उसका ज्यादा होगा। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं कि मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, वैन डर वाल्स फोर्सेस मॉलिक्यूलर साइज या फिर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं। तो ये चीज आप ऐड कर देना यहीं पर कि एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, the molecular mass
generally increases and it seems like क्या कि वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर मास, बट जो एक्चुअल फंडा है वो आपको किससे देखना होता है, साइज से देखना होता है। जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब इसके बेसिस पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें हम वैन डर वाल्स फोर्सेस कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सभी के सभी नॉन पोलर हैं, इनके अंदर डिस्पर्जन फोर्स यानी लंडन फोर्स काम करेंगे। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, I2 में सबसे ज्यादा और F2 में क्या होगा, सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्सेस काम कर रहे हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, आपने देखा नोबल गैसेज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, इनमें भी जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जा रहा है वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे आप और भी बहुत सारे एग्जांपल कंपेयर कर सकते हो, उनसे बात कर सकते, मतलब देख सकते हो। जैसे CH4 है ना, CCl4, CBr4 और Ci4 सभी के सभी नॉन पोलर हैं। जैसे से इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा इनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। चलिए कुछ एक ऑर्डर में आपके सामने लिख रहा हूं, आपको उनको अरेंज करना है, ये बताना है कि इनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस का ऑर्डर क्या होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं HCl, HBr, HI, हम एग्जांपल लेते हैं PH3, ASH3, SbH3। बताओ इनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस का ऑर्डर क्या होगा। बस सिंपल है, HCl, HBr, HI डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा, HI का साइज बढ़ता जाएगा, हेलोजन एटम का साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, तो बताओ वैन डर वाल्स फोर्सेस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सेम चीज यहां पर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी डाउन द ग्रुप जाने पर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। सेम ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो H2, D2 और T2 के अंदर। ठीक, तो इस तरह से आप अलग अलग स्पीसीज के अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस कंपेयर कर सकते हो। अब देखो सीधी सी बात है, वैन डर वाल्स फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे स्पीसीज के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, उतने ही ज्यादा। तो कई बार आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वो जनरली किस पे डिपेंड करेंगे, इन स्पीसीज के बीच में काम करने वाले वैन डर वाल्स फोर्सेस के ऊपर। वैन डर वाल्स फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा, और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। बोलो कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखें, ये तो हो गया। अब इनको चाहे तो आप मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से बात कर लो या फिर साइज के हिसाब से बात कर लो। कई बार क्या होता है आपके सामने ऐसे केसेस आते हैं जब मॉलिक्यूलर मासेस सेम हो जाते हैं। तो देखो इसी को हम एक नया पॉइंट बनाकर डिस्कस करते हैं कि व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज सेम, ऐसा केस होता है आइसोमर्स के अंदर, आइसोमेरिक एल्केन्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये आप वैसे ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, ध्यान से देखें। इसमें आपसे बात करूं, एक तो मेरे पास है नॉर्मल पेंटेन, एक मेरे पास है आइसोपेंटेन और एक मेरे पास है नियोपेंटेन। तो ये नाम आप तभी समझ सकते हो जो आपने ऑर्गेनिक के अंदर ही पढ़े हुए हैं। नॉर्मल पेंटेन क्या होता है, पेंट मतलब 5 कार्बन होंगे, एन मतलब एल्केन, सारे सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो CH3 इस तरह से 5 कार्बन की एक चेन होती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, सब स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अगर ब्रांचिंग शुरू हो जाए CH3, CH2, CH, CH3, CH3, इसे आप आइसोपेंटेन बोलते हो। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन में क्या होगा, एक कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन्हें हम बोलते हैं आइसोमर्स। ये तीनों आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो इनके मॉलिक्यूलर मास भी क्या होंगे, सेम। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो बताओ वैन डर वाल्स फोर्स का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स किस में होगा और सबसे कम वैन डर वाल्स फोर्स किस में होगा। तो आप देखें ध्यान से, हमने सीखा कि वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज या फिर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पर, या फिर आप साथ में इसको सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सरफेस एरिया। तो आप देखें ये मॉलिक्यूल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में होगा,
ये मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन में से ब्रांचिंग हो जाएगी। इस मॉलिक्यूल को देखो तो ऐसे हो रहा है, तो देखो इसकी शेप ऑलमोस्ट स्फेरिकल हो चुकी है, और ये आप पढ़ते हैं, ये आप जानते हैं, फिजिक्स में आपने सुना होगा, एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल के अंदर ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, ये मॉलिक्यूल शेप में कैसा होता जा रहा है? स्फेरिकल होता जा रहा है। स्फेरिकल होता जा रहा है तो इसका सरफेस एरिया डिक्रीज होता जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होता जाएगा तो इसके बीच में काम करने वाले वेंडर वॉल फोर्सेस भी क्या होते जाएंगे? कम। यानी जो वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, दोज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया क्या होता जाएगा? उतना ही कम। तो ध्यान दें, इसका रीजन लिख दें कि एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, as branching increases, the surface area of molecule decreases and hence van der Waals forces decreases। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो एन पेंटेन का सबसे ज्यादा होगा, फिर आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा। तो ध्यान दें, कभी भी आपको दो स्पीशीज के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स कंपेयर करना हो तो आप देखेंगे मॉलिक्यूलर साइज और मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो फिर आप देखेंगे ब्रांचिंग, अदरवाइज आप नॉर्मल मॉलिक्यूलर साइज या फिर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम से वैन डर वाल्स फोर्सेस को कंपेयर कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? देखो, मैं आपको मॉलिक्यूलर मास और साइज का डिफरेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं। अगर आप देखें CH4 एंड CO2, ठीक, तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 16 और CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44। ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। दोनों में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस काम करेंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस। अगर आप यहां पर वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड देखो तो CH4 के अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड CO2 से ज्यादा होता है डिस्पाइट ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि CH4 मॉलिक्यूल की साइज जो होती है वो बड़ी होती है, जबकि CO2 आपका कैसा होता है? लीनियर होता है, छोटा होता है रिलेटिव साइज में। तो ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया या ग्रेटर साइज भी आप इसको बोल सकते हो, उसकी वजह से क्या है, CH4 के बीच में लगने वाले फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगे और CH4 के अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, मॉलिक्यूलर मास से कंपेयर ना करके आप हमेशा वैन डर वाल्स फोर्सेस को किससे कंपेयर करेंगे? साइज से कंपेयर करेंगे। कर सकते हैं? चलिए, कर सकते हैं तो आप इस पार्ट को कॉपी करें। फिर कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे डिस्कस करता हूं जिनमें आपको वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या करने होते हैं? कंपेयर करने होते हैं। ये तो आपने लिख ही लिया होगा, ये वाला पार्ट आप कॉपी करें और फिर हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखो, इसी में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। अगर हम देखो, आपने वैन डर वाल्स फोर्स का नेचर देख लिया यहां पर, तो मैं इसको गायब कर देता हूं। ये आपको दिख रहा है कि ये जो पेंटेन के आइसोमर्स हैं, इनमें वैन डर वाल्स फोर्स का ऑर्डर कुछ ये फॉलो कर रहा है, एन पेंटेन, फिर आपका आइसोपेंटेन, फिर है नियोपेंटेन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनको इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो, तो देखो वैन डर वाल्स फोर्स जितना ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा। एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर सेकंड नंबर आएगा आइसोपेंटेन का, और थर्ड नंबर आ जाएगा आपके नियोपेंटेन का। सही है, लेकिन यहीं पे अगर मैं आपसे बोल दूं इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो इससे आप जरूर ध्यान रखें, यहां आप गलती कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाता है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? नियोपेंटेन का, फिर नंबर आता है आपके आइसोपेंटेन का, और फिर नंबर आता है एन पेंटेन का। तो ये एक बहुत डिफरेंट बिहेवियर है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपसे डायरेक्टली पूछा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो आप वैन डर वाल्स फोर्स से बात करोगे, ऑल्दो मेल्टिंग पॉइंट भी वैन डर वाल्स फोर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पर। किस पर? पैकिंग। या आप एक चैप्टर पढ़ोगे सॉलिड स्टेट, उसके अंदर आप पढ़ते हो कि जब हम पैकिंग करते हैं स्फीयर्स की, तो स्फीयर्स स्फेरिकल शेप जो होती है ना, उसी में सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग होती है। पैकिंग में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ बाकी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्लोजली अटैच्ड होते हैं, अटैच नहीं होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक को चारों तरफ से घेर के रखते हैं। तो यहां पर क्या है, इसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल। तो ड्यू टू स्फेरिकल शेप क्या होगा, पैकिंग इसकी ज्यादा क्लोज होती है।
पैकिंग इज मोर एफिशिएंट। और इसी की वजह से क्या होता है आपका, अब देखो अट्रैक्शन फोर्स तो उतना ही है, लेकिन पैकिंग ज्यादा क्लोज है तो इनको सेपरेट करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी होती है। इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होता है। तो ध्यान रखें, इन आइसोमेरिक एल्केन्स के अंदर जब आप बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो आप बस इतना रखना कि बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा ऑर्डर होता है मेल्टिंग पॉइंट का एल्केन्स के अंदर, है ना। जैसे ब्यूटेन भी बोल सकता हूं मैं, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन, मतलब 3 डिग्री हो जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये आप और ऑर्गेनिक के अंदर सीखोगे। तो इस चीज में आप ध्यान रखें, बॉइलिंग पॉइंट तो वैन डर वाल फोर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर उसका जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जहां पर आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेयर करने होते हैं। लेट्स सी आप इन्हें कर पाते हो या फिर नहीं। लिखे क्वेश्चन, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, किसमें ज्यादा होगा। ध्यान देना, मैं वैन डर वाल फोर्सेस नहीं बोल रहा हूं, मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोल रहा हूं। मैंने सारे काउंट करने हैं, वैन डर वाल भी और नॉन वैन डर वाल भी। देखिए अपना पहला जो आपको कंपेयर करना है, दैट इज बिटवीन NMe3 एंड NF3। ठीक, सेकेंड आपको कंपेयर करना है बिटवीन BMe3 एंड BF3। थर्ड आपको कंपेयर करना है बिटवीन ईथर ROR एंड थायोईथर RSR। फोर्थ आपको कंपेयर करना है बिटवीन PF5 एंड PCl5। फिफ्थ आपको कंपेयर करना है आप ले लो ClCl, ClCl और ClCl। ठीक है, इनके द्वारा आपको कंपेयर करना है। सिक्स्थ आपको कंपेयर करना है बिटवीन, ये तो मैं करवा ही चुका हूं आपका एक केस, तो एक आप ये वाला कंपेयर कर लो, C डबल बॉन्ड C ClH HCl, ये एल्कीन है, और C डबल बॉन्ड C ClCl H और H। तो इन स्पीसीज के बीच में आपको वैन डर वाल फोर्सेस, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेयर करने, एक बार ट्राई करें फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। हो गया, चलिए। तो देखिए, मैं आपको यहां पर सिर्फ वैन डर वाल फोर्सेस कंपेयर नहीं करने, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस कंपेयर करोगे तब तो आप सिर्फ मॉलिक्यूलर साइज से देख लोगे। अब आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेयर करने हैं, तो उसका एक ऑर्डर होता है, बहुत सिंपल सा। देखें, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल, है ना, फिर आता है डाइपोल डाइपोल, फिर आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो बेसिकली आपको कभी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेयर करने हो तो आप एक फ्लो चार्ट बना लो कि सबसे पहले आप कंपेयर करोगे पोलर नेचर। अगर मॉलिक्यूल का नेचर पोलर है तो दो पोलर चीजों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हमेशा क्या होगा, ज्यादा। फिर अगर वो पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, ठीक है, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के बीच में काम करेंगे आपके वैन डर वाल फोर्सेस। फिर आप जाओगे मॉलिक्यूलर साइज पर और उसके हिसाब से आप कंपेयर करोगे। समझ रहे हो? तो पहले चेक करो पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर हुआ तो पोलैरिटी के हिसाब से फोर्सेस की बात करोगे, और नॉन पोलर हुआ तो फिर मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से आप क्या करोगे, फोर्सेस की बात करोगे। देखिए ध्यान से, NMe3 NF3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो ये पोलर होगा। पोलर होगा, देखिए नाइट्रोजन लोन पेयर, मिथाइल एक ग्रुप, मिथाइल दूसरा ग्रुप, मिथाइल तीसरा ग्रुप। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा नहीं, वैन डर वाल फोर्सेस काम करेंगे। सेम चीज यहां पर भी काम करेंगे। अब इन दोनों में अगर आप देखो तो NMe3 का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो बताओ इसमें वैन डर वाल फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे ना। सेकंड केस BMe3 BF3, देखो ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, दोनों में वैन डर वाल फोर्सेस काम करेंगे। मिथाइल ग्रुप बल्कियर ग्रुप है, साइज बड़ा होगा, इसके वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होंगे, इसके कम होंगे। बताओ ROR RSR, ये भी डाइपोल पोलर, ये भी डाइपोल पोलर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी आपका उसी के अंदर काउंट होगा वैन डर वाल फोर्सेस में। अब O और S, तो सल्फर का साइज बड़ा होता है, इसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा, तो इसके अंदर वैन डर वाल फोर्सेस भी क्या होंगे, ज्यादा। सही है, मॉलिक्यूलर साइज से कर लो या मॉलिक्यूलर वेट से कर लो, एक ही बात है। PF5 PCl5, यहां बताओ दोनों के दोनों नॉन पोलर,
ठीक, अब क्लोरीन साइज में बड़ा है तो PCl5 का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा, वैन डर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा। ये देखें तीनों, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो मैंने आपको बताया था पैरा तो कैसा हो जाएगा, इसका म्यू तो हो जाएगा 0, इसका म्यू नॉन जीरो होगा, इसका म्यू नॉन जीरो होगा, और म्यू1 म्यू2 से बड़ा होगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम, यहां से आप इनका साइज तो कंपेयर कर नहीं सकते। तो आप देखो पोलर, सबसे ज्यादा पोलर कौन है, ये। अगर इसकी पोलैरिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा फोर्स होगा इसमें, फिर नंबर आएगा मेटा वाले का, और सबसे पीछे कौन होगा, पैरा, क्योंकि ये कैसा है, नॉन पोलर, बाकी दोनों आइसोमर्स कैसे हैं, पोलर। बोलो कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह देखो सिक्स्थ, ये कैसा आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर में दिख रहा है इसका डाइपोल और इसका डाइपोल, इधर इसका डाइपोल और इसका डाइपोल कैंसिल करेंगे, इसका म्यू आएगा 0, तो ये कैसा है, नॉन पोलर। और बताओ ये आपका सिस आइसोमर है, ये कैसा है, पोलर, इसका म्यू कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा। तो पोलर और नॉन पोलर में से किसके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे, पोलर वाले में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे, इसलिए इनके वैन डर वाल फोर्सेस का जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो ये होगा। तो कभी भी आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर वैन डर वाल फोर्सेस कंपेयर करने हो तो आप सिंपल सी बात देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है आयन डाइपोल। तो आयन डाइपोल तो मैंने इंक्लूड किया ही नहीं है, ठीक है। फिर बचे आपके डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जो कि वैन डर वाल फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। तो पहले नेचर चेक करें, पोलर है या नॉन पोलर है। अगर एक पोलर एक नॉन पोलर है तो बस मजा आ गया, पोलर वाले का अट्रैक्शन फोर्स हमेशा नॉन पोलर से ज्यादा होगा। अगर दोनों ही सेम नेचर के हैं, पोलर हैं, या दोनों ही नॉन पोलर हैं, तो फिर आप बात करेंगे मॉलिक्यूलर साइज से। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्सेस भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनको हम वैन डर वाल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, एक, क्योंकि जेईई मेंस में कई बार इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कौन सा वैन डर वाल फोर्स रेडियस के साथ कैसे वेरी करता है। तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक सिखा दी है और एक बार और रिव्यू करवा देता हूं। मैंने आपको बताया था एक तो आपके पास होगा आयनिक बॉन्ड, और ये वैन डर वाल फोर्सेस में काउंट नहीं होता, दिस इज नॉट एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आयनिक बॉन्ड के बाद नंबर आता है आयन डाइपोल फोर्स का, आयन डाइपोल के बाद किसका नंबर आता है, डाइपोल का, प्योर चार्जेस, सही ना। डाइपोल के बाद किसका आता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का, फिर आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का, है ना, डीआईडी लिख देते हैं। फिर आएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का। तो मैंने आपको सिखाया था 1/r 1 2 3 4 6 6, याद है, ये ट्रिक सिखाई थी, तो इस ट्रिक को याद रखें। वैन डर वाल फोर्सेस को मैंने आपको पूरा बता दिया है, यहां से एक्स्ट्रा आपको वैन डर वाल फोर्सेस की और कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बाकी क्वेश्चंस आप अपनी डीपीबीज के अंदर प्रैक्टिस करें और अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करें। नेक्स्ट लेक्चर, जी हाँ, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टॉपिक, और वो हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 1 का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कौन कौन से सब्सटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और क्या क्या एप्लीकेशंस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।